नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम छठा पाठ पढ़ेंगे और जिसका नाम है नई कविता। नई कविता की है वो हम आज बात करेंगे। इससे पहले है वो हमने उत्तर छायावाद के बारे में पढ़ा। उत्तर छायावाद में है वो हमने रामधारी सिंह दिनकर को पढ़ा। इसके बाद में है वो हरिवंश राय बच्चन को पढ़ा। और नई कविता में आज हम पहले भाग के अंदर है वो क्या पढ़ेंगे, अगे। अगे जिनका पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन है और ये वैसे प्रयोगवाद के प्रवर्तक भी माने जाते हैं। प्रयोगवाद के प्रवर्तक है वो कौन है, अगे। तो अगे के बारे में है वो हम पढ़ते हैं, जिनकी कविता है नदी के द्वीप। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे, कविता का नाम है नदी के द्वीप। नदी के द्वीप, यहां पे नदी जो है वो मां का प्रतीक है। नदी है वो यहां मां का प्रतीक है और यहां पे द्वीप जो है वो पुत्र का प्रतीक है। किसका प्रतीक है, पुत्र का प्रतीक। अब देखो यहां पे हम इस कविता को देखते हैं। हम नदी के द्वीप हैं। हम किसके द्वीप हैं, हम नदी के द्वीप हैं। हम नहीं कहते कि हमको छोड़कर स्रोत स्विनी बह जाए। स्रोत स्विनी नदी को कहते हैं। स्रोत स्विनी किसको कहते हैं, नदी को। तो छोड़कर स्रोत स्विनी बह जाए, वह हमें आकार देती है। वह हमें आकार देती है। हमारे कौन गलियां, अंतरीप। अंतरीप भूमि का वह नुकीला सा भाग जो समुद्र में दूर तक चला जाता है। तो अंतरीप, उभार, सेकत कूल। सेकत कूल का मतलब होता है रेतीला जो किनारा होता है उसको। तो सेकत कूल, उभार यानी उठान, सब गोलाइयां उसकी गढ़ी है। मां है वह, मां है वह है, इसी से हम बने हैं। यानी वो क्या है, मां है। कौन, नदी। नदी यहाँ पे मां है, यानी मां है वो आकार देती है। इसी से हम है, इसी से हम है, हमारा अस्तित्व है। तो ये है वो बात कौन कह रहे हैं, नदी के द्वीप। तो हरिवंश यहाँ पे यानी अगे जो है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे। अगे इस कविता में प्रतीकों के माध्यम से है वो इसको आगे बढ़ा रहे हैं, देखिएगा। सबसे पहले इसका प्रसंग अगर हम देखें तो इस अंश में द्वीप नदी को अपनी मां के रूप में देखता है। द्वीप जो है वो नदी को अपनी मां के रूप में देखता है और अपने स्वरूप ग्रहण करने की प्रक्रिया का उल्लेख करता है कि मैंने किस तरीके से यह स्वरूप प्राप्त किया है, उसका उल्लेख है वो कर रहा है। व्याख्या में देखें, आप जानते हैं कि द्वीप उस स्थान को कहते हैं जो चारों तरफ से पानी से घिरा होता है। हम द्वीप है वो उस स्थान को कहते हैं, ध्यान रखिएगा। द्वीप, द्वीप किसे कहते हैं, हम टापू को कहते हैं। जो नदी के बीच में यानी जो बीच में टापू होता है जो चारों तरफ से पानी से घिरा होता है उसको हम क्या कहते हैं, द्वीप कहते हैं। और एक शब्द आता है द्वीप। द्वीप हम कहते हैं हाथी को। किसको कहते हैं, हाथी को कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा यहां पे द्वीप शब्द है। तो द्वीप के बारे में हम जानते हैं जो चारों तरफ से जल से घिरा रहता है उसको हम द्वीप कहते हैं। ऐसे द्वीप नदियों में भी बने होते हैं। इन्हें नदियां अपनी धारा के साथ लाई मिट्टी और रेत के कणों से धीरे धीरे रूप और आकार देकर निर्मित करती है। अपना रूप और आकार ग्रहण कर लेने के बाद ये द्वीप नदी की धारा में बहते हुए भी, यानी नदी की धारा में रहते हुए भी उसकी धारा से स्वतंत्र अपनी अलग पहचान बना लेते हैं। वे यह नहीं चाहते कि नदी की धारा इन्हें छोड़कर बह जाए, इसलिए कि द्वीप जानते हैं कि नदी के बिना इनका कोई अस्तित्व नहीं है। यानी नदी के बिना इनका कोई भी अस्तित्व नहीं है। द्वीप इस सत्य से इनकार नहीं कर सकते कि इनके रूप और आकार में कोण, गलियां, उभार, रेतीले किनारे और गोलाइयों का जो सौंदर्य है वह सब प्रवाहमान नदी ने ही गढ़े हैं। यानी नदी ने ही उनको बनाया है, यानी वो रूप है वो आकार दिया है। नदी से अपना अस्तित्व प्राप्त करने वाले द्वीप नदी को अपनी मां के रूप में देखते हैं, यानी नदी को अपनी मां है वो मानते हैं।
कविता की इन पंक्तियों में नदी मां का प्रतीक है और द्वीप उसके शिशु का। जिस प्रकार मां अपने गर्भ में शिशु को धारण करके उसे रूप आकार देकर जन्म देती है, उसी प्रकार नदी भी द्वीप को रूप और आकार देकर उसे गढ़ती है, बनाती है। जिस प्रकार धीरे धीरे शिशु अपनी मां से भिन्न अपनी एक अलग पहचान प्राप्त करता है, उसी प्रकार द्वीप भी नदी से भिन्न अपना स्वतंत्र अस्तित्व प्राप्त करता है। कविता की इन आरंभिक पंक्तियों में कवि का उद्देश्य नदी और द्वीप के सामान्य प्राकृतिक अर्थ को अभिव्यक्त करना नहीं है, बल्कि यहां नदी और द्वीप का प्रयोग प्रतीकात्मक अर्थ में किया गया है। कवि बताना चाहता है कि जैसे नदी द्वीप के रूप आकार और सौंदर्य को गढ़ती है और उसे एक स्वरूप प्रदान करती है, एक पहचान देती है, उसी प्रकार मां अपनी ममता, प्रेम और परिश्रम से अपने शिशु का पालन पोषण कर उसके शरीर को पुष्ट आकार और चेतना को उत्तम संस्कार देकर उसे व्यक्तित्व प्रदान करती है, एक व्यक्तित्व प्रदान करती है, जिससे वह समाज में अपनी स्वतंत्र पहचान प्राप्त करने में सक्षम होता है। यानी समाज में एक स्वतंत्र पहचान बनाने में वो क्या होता है, सक्षम होता है। कवि बल देते हुए कहता है कि नदी द्वीप को जन्म देने वाली उसकी मां है, यानी नदी द्वीप को जन्म देने वाली उसकी मां है। किंतु हम है द्वीप, आगे कविता में, किंतु हम है द्वीप, हम धारा नहीं है, स्थिर समर्पण है हमारा। धारा का मतलब प्रवाह है, तो हम धारा नहीं है, स्थिर समर्पण है हमारा। हम सदा से द्वीप है स्रोत स्विनी के, किंतु हम बहते नहीं हैं, क्योंकि बहना रेत होना है, क्योंकि बहना रेत होना है। हम बहेंगे तो रहेंगे ही नहीं, हम बहेंगे तो रहेंगे ही नहीं। पैर उखड़ेंगे, प्लावन होगा, प्लावन यानी बाढ़ या पानी में डूब जाएंगे, यानी प्लावन होगा, पानी में डूब जाएंगे। डहेंगे सहेंगे बह जाएंगे, और फिर हम चूर्ण होकर भी कभी क्या धार बन सकते। रेत बनकर हम सलिल को तनिक गंदला ही करेंगे, सलिल यानी पानी, गंदला यानी गंदा, तो रेत बनकर हम प्राय क्या करेंगे, उस पानी को तनिक गंदा ही करेंगे, अनुपयोगी ही बनाएंगे, यानी अनुपयोगी ही बनाएंगे उसे। तो इसके प्रसंग में देखिएगा, अपनी पहचान अथवा अस्मिता के प्रति सजगता मनुष्य की सामान्य प्रवृत्ति है। आधुनिक हिंदी कविता में यह प्रवृत्ति प्रयोगवाद के साथ विशेष रूप से प्रकट हुई। साहित्य में इस धारा के प्रवर्तक अगे माने जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये आपको ध्यान रहे कि अगे है वो किसके प्रवर्तक माने जाते हैं, प्रयोगवाद के। प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन है, प्रवर्तक है वो अगे है वो माने जाते हैं। तो इस बात का भी प्यारे बच्चों आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, आगे ने अपने साहित्य में व्यक्ति स्वातंत्र्य और उसकी अस्मिता को एक मूल्य के रूप में स्वीकार करते हुए व्यक्तित्व को विशेष महत्व दिया है, यानी व्यक्तित्व को विशेष महत्व दिया है। इस अंश में द्वीप व्यक्तित्व का प्रतीक है। ये जो अंश है इसमें जो द्वीप है वो किसका प्रतीक है, व्यक्तित्व का प्रतीक है। अगे ने कविता में इस व्यक्तित्व के निर्मित होने, उसके रूप आकार ग्रहण करने और उसके अक्षय बने रहने की प्रक्रिया को प्रतीकों और बिंबों के माध्यम से अभिव्यक्त किया है। व्याख्या में देखते हैं, आपने देखा कि कविता के इस अंश की आरंभिक दो पंक्तियों में पूर्ण विराम है। क्या है, पूर्ण विराम लगा है। तो पूर्ण विराम के साथ दो वाक्य हैं। कवि ने अपनी बात पर बल देने के लिए ऐसा वाक्य लिखा है, यह बात दृढ़ता पूर्वक कही गई है कि किंतु हम है द्वीप, किंतु हम है द्वीप, और देखो पूर्ण विराम लगा हुआ है। हम धारा नहीं है, इसमें भी पूर्ण विराम, हम धारा नहीं है। इस कथन के द्वारा कवि द्वीप के अस्तित्व, उसकी पहचान की प्रामाणिकता को स्पष्ट रूप से स्थापित करना चाहता है। कवि बताना चाहता है कि द्वीप प्रवाहमान नदी से ही बने हैं,
द्वीप जो है, ये जो प्रवाहमान नदी है उसी से बने हैं, लेकिन वे स्थिर हैं, वे खुद बहते नहीं हैं, तो वे स्थिर है। इस स्थिर रूप में ही उसकी पहचान है। जब तक वो स्थिर है तब तक ही उनकी क्या है, पहचान है। वे नदी के प्रति अपना समर्पण भी इस स्थिर यानी इस स्थिर रूप में ही करते हैं, लेकिन ये द्वीप नदी के साथ कभी बहते नहीं हैं, इसलिए कि नदी के साथ बहते ही इनका अपना कोई अस्तित्व, कोई पहचान नहीं रह जाएगी। नदी के साथ बहते ही ये रेत में बदल जाएंगे, यानी जैसे ये नदी के साथ में बहेंगे वैसे ही ये क्या हो जाएंगे, रेत में बदल जाएंगे, यानी रेत हो जाएंगे और अपनी पहचान खो देंगे। आगे की पंक्तियों में अस्तित्व या पहचान के मिटने को बड़े यथार्थवादी और संवेदनशील ढंग से रेखांकित किया गया है। द्वीप का अस्तित्व तभी तक स्थिर है, यानी द्वीप का जो अस्तित्व है वो तभी तक स्थिर है जब तक वह जमीन से जुड़ा है, वो जब तक जमीन से जुड़ा है, अन्यथा द्वीप ढहने लगेंगे, जल में डूबने लगेंगे, नदी के प्रवाह के धक्के लगेंगे और इस तरह अपनी पहचान खोकर नदी में रेत बनकर वह बह जाएंगे। कवि इन पंक्तियों में द्वीप की अस्मिता अथवा उसकी पहचान को लेकर यहां एक मार्मिक प्रश्न करता है कि द्वीप अपनी पहचान को मिटाकर नदी के साथ रेत बनकर बहते हुए क्या कभी धारा की पहचान पा सकता है? कि क्या वो धारा बन सकता है, धारा की पहचान पा सकता है? नहीं। वस्तुतः द्वीप अपनी पहचान मिटाकर रेत बनकर नदी की धारा के साथ बहते हुए धारा होने की पहचान कभी नहीं पा सकता, बल्कि इस तरह रेत बनकर बहते हुए वह नदी के जल की स्वच्छता को थोड़ा गंदा और मटमेला ही करेगा और नदी का वह जल किसी काम का नहीं रह जाएगा, यानी वो अनुपयोगी हो जाएगा। कविता में नदी को मां स्वीकार करते हुए भी द्वीप धारा नहीं बनना चाहते, बल्कि द्वीप के रूप में ही अपनी पहचान बनाए रखना चाहते हैं, इसलिए कि उनकी पहचान हमेशा से ही नदी की धारा नहीं, यानी हमेशा से ही उनकी पहचान नदी की धारा नहीं, द्वीप के रूप में ही रही है, द्वीप के रूप में ही उनकी पहचान रही है। व्यक्तित्व को अर्जित किए बिना समर्पण संभव ही नहीं हो सकता। जब तक व्यक्तित्व को अर्जित नहीं किया जाए तब तक समर्पण क्या नहीं है, संभव ही नहीं है। कवि की धारणा है कि व्यक्तित्वहीन समर्पण का कोई मूल्य नहीं होता, व्यक्तित्वहीन समर्पण का कोई भी मूल्य नहीं होता। नदी के साथ द्वीप अपना व्यक्तित्व कायम रखते हुए स्थिर समर्पण करना चाहते हैं, किंतु नदी के साथ बहना नहीं चाहते। व्यक्तित्व के स्थिरता के बने रहने से ही समर्पण भी संभव है, इसलिए कवि ने स्थिर समर्पण कहा है। आप ध्यान से देखेंगे तो नदी में निरंतरता और परिवर्तन साथ साथ दिखाई देता है, यानी नदी हमेशा निरंतर बहती रहती है, तो उसमें एक तो निरंतरता और उसमें समय समय पे क्या होता रहता है, परिवर्तन होता रहता है। तो निरंतरता और परिवर्तन साथ साथ दिखाई देता है, निरंतरता और परिवर्तन साथ साथ दिखाई देते हैं, अर्थात नदी का जल लगातार बहते हुए बदलता रहता है, लेकिन नदी की धारा कभी टूटती नहीं है, निरंतर बनी रहती है, कभी भी धारा है वो टूटती नहीं है। इसी प्रकार संस्कृति में भी निरंतरता और परिवर्तनशीलता को एक साथ देखा जा सकता है। इसी तरीके से संस्कृति में भी निरंतरता और परिवर्तनशीलता एक साथ देखी जा सकती है। अब यहाँ पे देखो ये जो प्रतीक है किस तरीके से दिखाए गए हैं। नदी जो है ये किसका प्रतीक है, ये मां का प्रतीक है, और जो द्वीप है वो किसका प्रतीक है, यहाँ पे द्वीप है वो पुत्र का प्रतीक है। अब यहाँ पे आगे नदी है वो माँ का प्रतीक है, तो इसी में है वो ये जो माँ संस्कृति का प्रतीक है, किसका प्रतीक है, संस्कृति का प्रतीक है। और द्वीप यानी पुत्र, तो ये द्वीप किसके प्रतीक है, यहाँ दूसरे अर्थ में यहाँ पे ये है वो व्यक्तित्व के प्रतीक है। किसके प्रतीक है, ये व्यक्तित्व के प्रतीक है।
तो इस तरीके से ये प्रतीकात्मक रूप में ये कविता है वो आगे बढ़ती है। आगे देखिए, द्वीप है हम, द्वीप है हम, ये नहीं है साप, ये अपनी नियति है। ये तो हमारे भाग्य ने बनाई, ये तो नियति है। तो ये अपनी नियति है। हम नदी के पुत्र हैं, हम नदी के पुत्र हैं, बैठे नदी के क्रोड में, क्रोड यानी गोद, बैठे नदी के क्रोड में यानी गोद में बैठे हैं। वह वृहद भूखंड से, वह वृहद यानी बड़े भूखंड, विशाल भूखंड से हमको मिलाती है, और वह भूखंड अपना पितर है। भूखंड यानी जो भूमि का, जो धरती का जो टुकड़ा है, वो अपना क्या है? पितर। पितर यानी पिता। पितर, पितर का मतलब क्या है यहां पे? पिता। तो वो क्या है? अपना पितर है, पिता है। प्रसंग, इस अंश में कवि ने भूखंड को पिता के रूप में देखने की बात कही है। अब यहां पे ये जो भूखंड है वो क्या है? पिता। जैसे नदी मां है, द्वीप पुत्र है, वैसे ही भूखंड क्या है? पिता। और जिस तरीके से जो नदी है वो संस्कृति है, नदी क्या है? संस्कृति। वैसे ही द्वीप क्या है? व्यक्तित्व है। तो वैसे ही भूखंड क्या है? यहां पे समाज, समाज का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? समाज का प्रतीक है। तो आगे देखते हैं व्याख्या में। कविता की इन पंक्तियों में कवि फिर से याद दिलाता है कि द्वीप है हम, फिर से याद दिलाता है कि द्वीप है हम, और इसके साथ ही यह घोषणा करता है कि द्वीप बनना अभिशाप या आकस्मिक घटना नहीं है, बल्कि यह उसकी नियति का परिणाम है, बल्कि वह उसकी नियति का परिणाम है। अर्थात द्वीप होना उसके भाग्य में पहले से ही निर्धारित था कि वह द्वीप होगा, द्वीप बनेगा। तो द्वीप होना पहले से ही उसके भाग्य में निर्धारित था। कवि ने इन पंक्तियों में पुनः नदी को मां, कवि ने इन पंक्तियों में पुनः नदी को मां और द्वीप को पुत्र के रूप में चित्रित किया है। यहां द्वीप को नदी के मध्य में ऐसे दिखाया गया है जैसे मां अपने शिशु को गोद में लिए बैठी हो। कवि अपनी पहले कही बात को फिर से दोहराते हुए कहता है कि द्वीप नदी के पुत्र हैं। द्वीप किसके पुत्र हैं? नदी के पुत्र हैं। जिस प्रकार मां अपने शिशु को गोद में समेटे भी रहती है, उसी प्रकार नदी के मध्य में द्वीप दिखाई देते हैं। आपने देखा होगा कि नदी के बीच में रेत का थोड़ा उभरा हुआ हिस्सा जो द्वीप के रूप में दिखाई देता है, वह नदी के दोनों किनारों पर दूर तक फैली हुई भूमि से ही जुड़ा होता है। कवि संकेत करता है कि नदी रूप आकार देकर द्वीप को निर्मित ही नहीं करती है, बल्कि उसे उस विस्तृत भूखंड से भी मिलाने का भी काम करती है, जिसका वह अटूट अंश है, जो उसका एक भाग है। इस कविता में जैसे नदी मां और संस्कृति तथा द्वीप पुत्र और व्यक्तित्व के प्रतीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि नदी जो है वो मां और संस्कृति का प्रतीक है, वैसे ही ये जो द्वीप है वो पुत्र और व्यक्तित्व के प्रतीक है। वैसे ही भूखंड जो है वो किसके प्रतीक है? भूखंड। यहां पे भूखंड पिता और समाज के प्रतीक हैं। कविता में कवि ने मां, पिता और पुत्र का एक पारिवारिक रूपक लिया है, यानी एक परिवार है वो लिया, पारिवारिक रूपक को लिया है। जैसे मां शिशु को जन्म देकर उसका पालन पोषण करती है और उसका परिचय पिता से कराती है, उसी प्रकार नदी भी द्वीप का निर्माण करती है और उसे विस्तृत भूखंड से मिलाती है। जैसे पुत्र से पिता का संबंध जैविक होता है, उसे पालने का प्राथमिक दायित्व मां का ही होता है। वैसे ही द्वीप भले ही विस्तृत भूखंड का अंश होता है, लेकिन उसे द्वीप के रूप में निर्मित करने का भार नदी ही उठाती है।
भूखंड द्वीप का निर्माण नहीं कर सकते हैं। इस कविता में नदी, द्वीप और भूखंड के प्रतीक का एक और स्तर है, इसे भी यहां समझ लेना आवश्यक है। एक और स्तर की अगर हम बात करें तो इसे समझते हैं, जिस प्रकार नदी द्वीप का निर्माण करती है और उसे विस्तृत भूखंड से जोड़ती है, उसी प्रकार संस्कृति व्यक्तित्व का निर्माण करती है। संस्कृति जो है वो व्यक्तित्व का निर्माण करती है और उसे समाज से जोड़ती है। उसे किससे जोड़ती है? समाज से जोड़ती है। आगे देखते हैं हम कविता में, नदी तुम बहती चलो, नदी तुम बहती चलो, भूखंड से जो दाय हमको मिला, दाय यानी दान, भूखंड से जो दाय हमको मिला है, मिलता रहा है, मांझती संस्कार देती चलो। मांझती संस्कार देती, मांझती यानी उसको निखारते चलो, संस्कार देती चलो, तो मांझती संस्कार देती चलो। यदि ऐसा कभी हो तुम्हारे आह्लाद से या दूसरों के किसी स्वेराचार से, आह्लाद का मतलब आनंद, किसी स्वेराचार यानी स्वेच्छाचार और अतिचार यानी अतिक्रमण या मर्यादा तोड़ना, तुम बढ़ो प्लावन तुम्हारा घर घराता उठे। घर घराता यानी नदी के तेज प्रवाह से उत्पन्न जो भीषण ध्वनि होती है उसको, तो तुम बढ़ो प्लावन तुम्हारा घर घराता उठे। ये स्रोत स्वीनी ही कर्म नासा, कर्म नासा नदी का नाम, कीर्ति नासा कीर्ति का नाश करने वाली यानी कर्म का नाश करने वाली, कीर्ति का नाश करने वाली, घोर काल प्रवाहिनी, घोर यानी भीषण, काल प्रवाहिनी यानी भयंकर प्रवाह वाली, तो काल प्रवाहिनी बन जाए तो हमें स्वीकार है वह भी, तो वह हमें वह भी स्वीकार है, ये है वो कह रहा है द्वीप। तो देखो इसमें आगे कवि क्या कह रहा है, उसी में रेत होकर फिर छनेंगे हम, उसी में रेत होकर फिर छनेंगे हम, जमेंगे हम कहीं फिर पैर टेकेंगे, कहीं फिर भी खड़ा होगा, कहीं फिर भी खड़ा होगा नए व्यक्तित्व का आकार, मात उसे फिर संस्कार तुम देना। हे माता, हे मां, उसे फिर संस्कार तुम देना, यानी नया रूप नया आकार है वो तुम देना। तो आगे देखते हैं इसमें सबसे पहले प्रसंग इसका। इस अंश में कवि ने नदी का प्रतीकात्मक प्रयोग करते हुए उसकी निरंतरता की बात के साथ उसके भीषणतम रूप धारण करने पर भी नवीन सृजन और द्वीप के अस्तित्व के पुनः आकार लेने की बात कही है। व्याख्या में देखें आप कि आप जानते हैं कि इस कविता में प्रतीकों के कई स्तर हैं। प्रतीकों के आपने देखा होगा कि कई स्तर हैं। किस तरीके से मैंने आपको बताया कि नदी है वो किसका प्रतीक है? मां का प्रतीक है, संस्कृति का। इधर जो है दूसरा द्वीप है वो किसका प्रतीक है? पुत्र का प्रतीक है, लेकिन यहाँ व्यक्तित्व का। और यहाँ भूखंड जो है वो पिता का प्रतीक है, लेकिन यहाँ पे समाज का। तो इसलिए यहाँ पे प्रतीकों के अलग अलग स्तर हैं। आइए कविता के इस अंश को विभिन्न प्रतीकों के साथ जोड़कर समझें। इन पंक्तियों में कवि नदी से निरंतर बहते रहने के लिए कह रहा है, क्योंकि नदी के प्रवाहमान होने से ही द्वीप का सृजन होता है। यह द्वीप नदी के तटों पर फैले विस्तृत भूखंड को पिता के रूप में स्वीकार करते हुए कहता है कि जिस प्रकार किसी पुत्र को विरासत में अपने पिता से बहुत सी वस्तुएं स्वतः ही प्राप्त होती रही है, वैसे ही हमें भी विस्तृत भूखंड से वह सब कुछ प्राप्त होता रहा है। लेकिन हमें संस्कार देने और हमारे व्यक्तित्व को निखारने का काम तो मां ही कर सकती है। यानी हमें संस्कार देने और हमारे व्यक्तित्व को निखारने का काम कौन करती है? मां ही करती है। अर्थात संस्कृति और परंपरा ही हमारा व्यक्तित्व निखारने का कार्य करती है। यानी जो संस्कृति है वही व्यक्तित्व निखारने का कार्य करती है। इसलिए तुम हमें निखारती और संस्कार देती चलो, तुम हमें निखारती चलो, मांझती चलो, तुम हमें एक यानी आकार यानी संस्कार है वो देते हुए चलो। आप जानते हैं कि नदियों में पानी अधिक बढ़ जाने से या किन्हीं अवरोधों से नदियों में बाढ़ आ जाती है। कविता की इन पंक्तियों में कवि ने द्वीप के माध्यम से इन
संभावनाओं की ओर संकेत करते हुए कहा है कि तुम्हारा भयंकर रूप भी हमें स्वीकार्य है, तुम्हारा ये जो भयंकर रूप भी है वो हमें स्वीकार्य है। बाढ़ का भयंकर उफान आ जाए और तुम स्रोत स्विनी अर्थात निश्चित मार्ग से प्रवाहित होने वाली न रहो, कहने का आशय यह है कि प्रलय की स्थिति में हम अपनी पहचान को स्थिर नहीं रख सकते हैं। नदी के साथ प्रवाह में बह जाने से हम अपने को रोक नहीं सकते, हम उसको बदल नहीं सकते। लेकिन द्वीप का विश्वास है, लेकिन द्वीप का विश्वास है कि नदी के प्रवाह में अपनी पहचान मिटाकर बहते हुए कभी न कभी उस जल प्रवाह से छनकर इकट्ठे होंगे और अपना रूप और आकार पाएंगे, फिर से अपनी पहचान बनाएंगे, यानी फिर से अपनी पहचान बनाएंगे। नदी को मां कहकर संबोधित करते हुए कवि कहता है कि तुम उस रूप आकार को, उस पहचान को फिर से संस्कार देना और उसे फिर से निखारना, यानी फिर से उसे निखारना, यानी फिर से एक नए स्वरूप को है वो जन्म देना। तो इसमें प्रतीकों का है वो खूब अच्छी तरीके से प्रयोग किया गया है। आगे की ये नई कविता है, नई कविता का नाम क्या है? नदी के द्वीप। अब नदी के द्वीप में है वो प्रतीकों का खूब है वो प्रयोग किया गया है, जिसमें है वो नदी किसका प्रतीक है? नदी मां का प्रतीक है, इधर संस्कृति का प्रतीक है। दूसरी तरफ द्वीप किसका प्रतीक है? पुत्र का प्रतीक है, और उधर व्यक्तित्व का प्रतीक है। और भूखंड किसका प्रतीक है? पिता का प्रतीक है, और इधर समाज का प्रतीक है। तो इस तरीके से किस तरीके से संस्कृति से व्यक्तित्व का निर्माण होता है और व्यक्तित्व से समाज को जोड़ा रखा जाता है। तो उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद प्यारे बच्चों।